नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047। वो कहते हैं ना कि पूरे शहर को रोशन करने से पहले एक दिया अपने घर में जलाना चाहिए। भारत 2047 में विकसित होगा, लेकिन विकसित होने की इस यात्रा में सबको करना होगा योगदान, यानी कि सहयोग। इस खास शो में हम बात करते हैं यूपी के विकास यात्रा की, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का विकास ही पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है, और एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और यह लक्ष्य हम हासिल करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे के साथ, क्योंकि यह एक्सप्रेस वे जो मीलों की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, यही हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। भविष्य में कानपुर और यूपी भारत को डिफेंस का बड़ा एक्सपोर्टर बनाने में सबसे आगे रहेंगे। यहां नई फैक्ट्रियां लगेंगी, यहां बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, यहां के हजारों युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। साथियों, यूपी और कानपुर को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना ये डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये तभी होगा जब यहां पर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जब कानपुर का पुराना गौरव फिर से लौटेगा। कानपुर के उज्जवल भविष्य को लेकर पीएम मोदी के इस भरोसे, इस आत्मविश्वास का एक बड़ा कारण है ये तस्वीर। ये है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। सड़क सिर्फ गाड़ियों को ही मंजिल तक नहीं पहुंचाती है, बल्कि वो एक पूरे के पूरे शहर को समृद्ध भी बनाती है। लखनऊ कानपुर के बीच का ये एक्सप्रेसवे कई मायनों में अनोखा है। ये लखनऊ से कानपुर की दूरी महज 30 मिनट में तो समेटेगा ही, लेकिन साथ ही इसके निर्माण की क्या खासियत है, उसका पता लगाने के लिए डीडीयूपी संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी पहुंचे लखनऊ से कानपुर की इस एक्सप्रेसवे की यात्रा पर। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर, जब कानपुर की बात आती है तो ये सफर अगर लखनऊ से कानपुर का हो तो लगभग अब तक 2.5 घंटे लगते थे, लेकिन लगातार एक्सप्रेसवे के लिए जाने वाला उत्तर प्रदेश अब एक नया मील का पत्थर साबित करने जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के बनी क्षेत्र में, जहां से आने वाले मार्च में लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि अब लखनऊ से और कानपुर का जो रास्ता है महज 30 से 35 मिनट में हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आने वाले मार्च में बनी से होते हुए बजेहरा, हिनौरा, हसनापुर आदि ग्रामों से होकर कांथा, तौरा, अमरसस, नेरवा, आटा होते हुए ग्राम कंडेर, पतारी, आजाद चौक, शुक्लागंज तक का रास्ता महज 32 से 35 मिनट में पूरा हो जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा है। ये यूपी का पहला एक्सप्रेसवे है जिस पर 10 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर के निर्माण से सरोजनी नगर सहित कई जाम प्रभावित इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी। फ्लाईओवर का निर्माण 2 भागों में हुआ है। पहले भाग में स्कूटर इंडिया से बनी और दूसरे भाग में बनी से शुक्लागंज तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया है। सरोजनी नगर से बनी तक 9.8 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। एक्सप्रेसवे के जरिए कानपुर से लखनऊ की यात्रा 35 से 40 मिनट में पूरी की जा सकेगी। एक्सप्रेसवे पर 6 लेन की सड़क होगी। अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 3 बड़े पुल, 28 छोटे पुल, 38 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे पर होंगे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 4 इंटरचेंज और 3 टोल प्लाजा होंगे। पहली बार भारत में ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस मशीन गाइडेड कंस्ट्रक्शन तकनीक का इस्तेमाल होगा।
जो 10 साल तक सड़क को टिकाऊ बनाएगी। जो सुविधाएं, जो संसाधन बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में होती है, वो सब अब अपने कानपुर में भी दिखने लगी है। पीएम मोदी यूपी की जिस पहचान का जिक्र कर रहे हैं उसे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और पुख्ता करता है। इस एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा भी है और निगरानी भी, विकास भी है और विरासत से जुड़ाव भी। इससे कारोबार भी है और कामयाबी भी। पूरे एक्सप्रेसवे पर 63 लॉन्ग रेंज सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो 500 मीटर तक वाहनों की पहचान कर सकते हैं और 16 वाइड्स कैमरे लगे हैं जो दुर्घटना, आग या अचानक ब्रेक लगने पर तुरंत एआई आधारित अलर्ट जारी करेंगे। एक्सप्रेसवे पर हर 2 किलोमीटर के अंतराल पर आपातकालीन कॉल बॉक्स लगाए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर कोई हादसा होने पर अधिकतम 15 मिनट में टीमें मदद के लिए पहुंच जाएंगी। 120 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से वाहन चलाने वालों के लिए चालान के लिए ATMS लगाए गए हैं। बात करें कि सुरक्षा की बात होती है, क्योंकि एक्सप्रेस वे अभी तक जितने NHAI ने बनाए हैं बड़े सुरक्षित हैं। ये कितना सुरक्षित होगा आम जनता के लिए? ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो बनाया गया काफ़ी सुरक्षित है। इसमें 63 किलोमीटर में 63 PTZ कैमरे लगाए गए हैं, विड्स लगाए गए हैं और इसका एक सेंटर दोनों पैकेज मिलाकर के बीच में बनाया गया है। ATMS सेंटर बिल्डिंग है, वहाँ सारे कंप्यूटराइज जुड़े हुए हैं कैमरेज और वहाँ से सारी निगरानी किया जाएगा और ये टोटली एक्सेस कंट्रोल है। तो ये रोड सेफ्टी के दृष्टि से ये टोटली सेफ है और इसमें कोई भी क्रॉसिंग होने के चांस नहीं है, क्योंकि सारे ये बीच में हर 5 किलोमीटर के बीच में एक इमरजेंसी के लिए सिर्फ बनाया गया है गेट्स। तो ये पूरे सेफ रहेंगे रोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस एक्सप्रेसवे को इस रिचार्ज और विजन के साथ बनाया गया है कि ये महज 2 शहरों के बीच लगने वाला समय ही कम ना करे, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी यूपी को और समृद्ध भी करे। 2.5 घंटे लग जाते थे लखनऊ से कानपुर आने में, तो अब ये समय कितना कम हो जाएगा? लखनऊ से कानपुर आने में पुराने हाईवे से 2 से 2.5 घंटे लगते हैं अकॉर्डिंग टू जैसा ट्रैफिक टाइमिंग रहता है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे बनने से 30 से 35 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसकी ये टोटली एक्सप्रेसवे है और 120 किलोमीटर स्पीड की लिमिट है और ये 63 किलोमीटर है। तो इसमें 30 से 35 मिनट में आराम से लखनऊ रिंग रोड तक पहुंच जाएंगे और वो कानपुर रिंग रोड तक पहुंच जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे में सिर्फ दूरी ही कम नहीं हो रही, बल्कि NHAI के यूपी वेस्ट के रीजनल अधिकारी गौतम विशाल जिस रिंग रोड का जिक्र कर रहे हैं, उससे कानपुर शहर को न सिर्फ जाम से निजात मिलेगी, बल्कि कनेक्टिविटी के मामले में भी उसको बड़ी सौगात मिलेगी। अभिषेक मणि त्रिपाठी ने इसी आउटर रिंग को कैमरे पर बाकायदा मैप पर समझने की कोशिश की ताकि दर्शकों को आसानी हो। और एक आउटर रिंग रोड बन रहा है, उसका कार्य कहां तक पहुंचा है और उसमें क्या कुछ उपलब्धियां की हैं? सर कैसे देख रहे हैं और कब तक ये कार्य पूरा होगा? इस आउटर रिंग रोड से क्या कुछ फायदा मिलेगा आम जनता को? ये आउटर रिंग रोड जो कानपुर का बनाया जा रहा है, इसका कार्य प्रगति पे है और इसकी लेंथ टोटल 95 किलोमीटर है। ये 5 पैकेज में बांटा गया है और ये 5 पैकेज का काम अभी चल रहे हैं। पैकेज 1 जैसे जैसे काम अवार्ड हुए हैं वैसे उसके बाद पश्चात काम स्टार्ट हो गए हैं। तो पैकेज 1 मेरा सबसे फास्ट में चल रहे हैं, जो कि 50% पहुंच चुके हैं। पैकेज 2A एक सेपरेट पैकेज बनाया गया जिसमें 3300 मीटर लेंथ पे गंगा के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है। फिर पैकेज 2 भी है और पैकेज 3-4 पैकेज 4 भी हम चाहते थोड़ा मैप के जरिए आप बताते तो ज़्यादा अच्छा जनता को समझ में आता। तो ये मैप ये अभी हमारा पैरेलली लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी मेरे बन चुके हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 2 पैकेज में है। पैकेज 2 कंप्लीट हो गया है और पैकेज 1 भी मेरा 95% से ज़्यादा कंप्लीट है। मात्र 200 मीटर का बीच में गैप आ रहा है, जो कि वो भी मार्च तक पूरा कर दिया जाएगा। और ये लखनऊ से जो कानपुर आ रहे हैं तो ये डायरेक्ट इसको कानपुर रिंग रोड के ऊपर कनेक्टिविटी मिलेंगे। तो ये कानपुर रिंग रोड से बाहर कहीं से भी ये जो बाहर के ट्रैफिक हैं चले जाएंगे। फिर ये जो पुराना मेरा लखनऊ से कानपुर पुराने रोड हैं उस पर भी कनेक्टिविटी दिया गया है, जो ताकि जो शहर के अंदर भी जाना चाहें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से आकर के ये इस रोड के थ्रू शहर में जा सकते हैं। जिनको बाहर जाना है वो अगर मान लिया कि इधर जाना चाहते हैं तो इधर से निकल सकते हैं, जिनको नीचे जाना है तो ये बाहर से रिंग रोड से इस तरह से बाहर चले जाएंगे। एक्सप्रेसवे से लखनऊ के अलावा सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, सुल्तानपुर के लोगों को भी
कानपुर पहुंचना आसान होगा। इन जिलों से लखनऊ आने पर लोग आउटर रिंग रोड के जरिए बनी पहुंचेंगे। आउटर रिंग रोड से उतरते ही सीधे एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएंगे, जिससे जाम से भी नहीं जूझना पड़ेगा। लखनऊ के लोग शहीद पथ से कानपुर रोड आने वाली एलिवेटेड रोड से सीधे एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, लखनऊ रिंग रोड, कानपुर रिंग रोड, गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। एक्सप्रेसवे अप्रैल तक शुरू होने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये था कि क्या कानपुर रिंग रोड भी उसी समय में तैयार होगा? इसका पता लगाने के लिए और रिंग रोड को लेकर ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, ये देखने के लिए डीडी यूपी संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी सीधे रिंग रोड ही पहुंचे, जहां अभी काम चल रहा था। वहां अभिषेक मणि त्रिपाठी को परियोजना कार्यान्वयन इकाई कानपुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज यादव मिले। पंकज यादव ने पूरे रिंग रोड को लेकर हर एक जानकारी दी, जिससे रिंग रोड को लेकर कई सवालों के जवाब भी मिले। इस समय हम कानपुर औद्योगिक नगरी में मौजूद हैं, जहां रिंग रोड की जो बात कही जा रही थी उस पर लगातार काम चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर, क्या कुछ तैयारी चल रही है? इस समय मौके पे भी मौजूद है, कुछ बताइए। हम अभी रिंग रोड के कानपुर रिंग रोड के पैकेज 1 पे हैं। 24 किलोमीटर की लंबाई है और यहाँ आप देख रहे हैं बिटुमिनस लेयर का काम चल रहा है। इसको हम डीबीएम लेयर बोलते हैं। ये बिटुमिनस लेयर की सबसे पहली बेस लेयर रहती है, तो डीबीएम का काम चल रहा है। और अभी हम लोग वहाँ से चल के आए हैं, तो आप रास्ते में देख रहे होंगे हमारा अधिकांश पार्ट डीबीएम का इसमें कंप्लीट हो गया है। लगभग 10 किलोमीटर के आसपास हम डीबीएम कर चुके हैं और ये डीबीएम इस समय यहाँ पे डीबीएम का कार्य चल रहा है। लगभग कितने पैकेज में काम है, क्या कुछ कनेक्टिविटी है? ये कानपुर रिंग रोड 93 किलोमीटर का है और इसमें 1.5 किलोमीटर इसके अतिरिक्त जो है ये चकेरी एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी भी हम लोग दे रहे हैं इसमें। तो 94.50 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई हो जाती है। 5 पैकेज में है ये और ये हमारा पैकेज 1 है इसमें। रिंग रोड की कुल लंबाई 94 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि इसकी लागत करीब 5800 करोड़ रुपए है, जबकि रिंग रोड साल 2028 तक शुरू हो जाएगा। सर्विस रोड की बात करें तो रिंग रोड के सर्विस रोड्स की कुल लंबाई 34 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें 6 प्रमुख पुल होंगे, जबकि 26 छोटे छोटे पुल होंगे। फ्लाईओवरों की संख्या करीब 13 होगी, जबकि 9 रेलवे ओवरब्रिज भी बन रहे हैं। वहीं अंडरपास की बात करें तो वेहिकुलर, लाइट और स्मॉल मिलाकर करीब 45 अंडरपास होंगे। रिंग रोड में कुल 13 टोल प्लाजा भी होंगे। 5 फेज की बात हो रही है, तो कब तक ये 5 फेज कंप्लीट हो जाएंगे? कब तक ये आम जनता के लिए? ये इनका जो निर्धारित तिथि है कार्य समापन की, वो अधिकांश पैकेजों की जो है जुलाई 27 सितंबर 27 तक है। पैकेज 2 है जो है वो मेरा 30 नवंबर को प्रारंभ हुआ है। उसका कार्य प्रारंभ की तिथि 30 नवंबर की थी। वो पैकेज मेरा अप्रैल 2028 तक है, लेकिन उस पैकेज में जो है मेन ब्रिज ही हमारा क्रिटिकल एक्टिविटी बन सकता है, तो ब्रिज को हमने शीर्ष प्राथमिकता पर ले रखा है और वर्तमान में ब्रिज का कार्य हमारा बहुत तेजी चल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं 2027 तक ही सारे पैकेज का कार्य पूर्ण करा दूँगा। कि क्रांति की बात आपने की, तो हम ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि ट्रकों की वजह से बड़ा लंबा जाम भी लगता था जो सिटी के अंदर से, उसमें कहीं ना कहीं निजात देखने को मिलेगी? उसमें निजात देखने को निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि हम जो मेरा बाहर का ट्रैफिक है जिसको कानपुर आना ही नहीं है, अभी वो कानपुर सिटी से होकर जाता है। अब आप देखेंगे जैसे मैं सचेंडी में यहाँ पे बना दूंगा और किसी को अगर लखनऊ की दिशा में जाना है या किसी को कन्नौज की दिशा में जाना है या किसी को हमीरपुर की डायरेक्शन में जाना है, तो मेरे सिटी में नहीं आएगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है आज के समय में समय की होती है। दूरियाँ मायने नहीं रखती हैं, समय मायने रखता है। और समय अगर कम लगता है तो रिंग रोड के माध्यम से बाहर ट्रैफिक निकल जाएगा। सिटी का ट्रैफिक मेरा कंजेशन होगा, सिटी के लोगों को राहत मिलेगी। सिटी में अंदर जो है जो भारी वाहन है, भारी वाहन सिटी में नहीं जाएंगे, सिर्फ वही भारी वाहन सिटी में जाएंगे जिनको सिटी में से कोई सप्लाई की आपूर्ति कर ले। जब एक शहर से जाम खत्म होता है तो फिर उसे सिर्फ सुकून ही नहीं मिलता, बल्कि ये पूरे शहर को अपलिफ्ट कर देता है। जाम के बीच फंसा कानपुर अब दोबारा तरक्की की सांस भरने को तैयार है। बस इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने का इंतजार है। तो ये था लखनऊ और कानपुर का एक्सप्रेसवे जो आने वाले मार्च तक आम जनता के लिए खुल जाएगा। और आप देखिए जिस तरह ये 63 किलोमीटर का सफर हम लोग ने लगभग आधे घंटे में सफर किया और हम पहुंच चुके हैं शुक्लागंज, जहां पर ये आप देख सकते हैं टोल प्लाजा है जहां पर ये सफर खत्म होगा कानपुर लखनऊ से चलने के बाद। और आप देख सकते हैं, आपको दिखाना भी चाहते हैं किस तरह से एक्सप्रेसवे जो चलते हुए आके शुक्लागंज में मिल रहा है। और एक तरफ से जो है लखनऊ से पुराना जो क्या कहते हैं हाईवे था वो भी चला आ रहा है। उसी के बगल का ये लिंक एक्सप्रेसवे है जो लखनऊ से चलकर कानपुर तक आएगा और आम जनता को
लगभग 1.5 घंटे की ये सहूलियत मिलने वाली है आने वाले समय में। तो लगातार जो बात की जाती थी उद्योग नगरी की, कानपुर की, तो औद्योगिक क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है, भीड़भाड़ की बात की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं निजात मिलता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये जो है एक्सप्रेसवे होगा, तमाम सुविधाएं होंगी, 2 जगह इसमें विश्राम स्थल भी होंगे जहां पर व्यवस्थाएं दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो ये आधे घंटे का हमारा सफर था वो बड़ा ही शानदार रहा, क्योंकि एक्सप्रेसवे जिस हिसाब से बनाया गया है, आने वाले समय में जिस तरह उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी की बात की जाती है, कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक त्रिपाठी, डीडी न्यूज, लखनऊ। तो एक शानदार एक्सप्रेस हाईवे मिलने वाला है लखनऊ कानपुर के बीच में। चलिए इस हाईवे पर दौड़ते हैं और इस हाईवे के जरिए पहुंचते हैं गोरखपुर। स्पॉटलाइट मिशन 2047 में अब बारी है गोरखपुर की, जहां के निवासियों को आधुनिक लाइब्रेरी मिलने वाली है, जिससे उनकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी और साथ ही अपनी संस्कृति को जानने का मौका भी मिलेगा। किस तरह से ये दोनों चीजें होंगी, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं। हमें आज कुछ नई चीजों को अपनाना पड़ेगा। याद रखना बच्चों, आप यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ लाइब्रेरी जाने का अभ्यास जरूर करें। सुनहरे भविष्य के सपने सजोए किताबों के पन्ने पलटती आंखें, आने वाले बेहतर कल की तस्वीर को आकार देते युवा, उजले दिनों की उम्मीदों को मेहनत से सच करते युवाओं को एक ठौर मिला है, और ये है गोरखपुर नगर निगम की आधुनिक लाइब्रेरी। करीब 100 साल से ज्यादा पुरानी ऐतिहासिक लाइब्रेरी अब नए रंग रूप और कलेवर में सज धज कर तैयार है। इसे अब पूरी तरह नए और मॉडर्न रूप में आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। ये लाइब्रेरी अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक आधुनिक डिजिटल नॉलेज हब बन गई है। करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से लाइब्रेरी का रेनोवेशन हुआ है। नवीनीकरण के तहत यहाँ नए फर्नीचर व्यवस्था, स्टडी डेस्क, कंप्यूटर सिस्टम, वाईफाई कनेक्टिविटी और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे ये लाइब्रेरी अब आधुनिक लाइब्रेरी के रूप में सामने आएगी। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से हुआ लाइब्रेरी का रेनोवेशन। लाइब्रेरी में अलग अलग वर्ग और विषयों के लिए किताबें मौजूद। यहाँ साइंस, यूपीएससी, नीट, अकाउंटेंसी सहित कई स्ट्रीम के छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री मौजूद। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए भी मनोहर कहानियों और ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अच्छा संग्रह है। लाइब्रेरी को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है। लगभग हर टेबल पर डेस्कटॉप कंप्यूटर लगाए गए हैं, जो पूरी तरह वाईफाई से कनेक्ट है। छात्र यहाँ बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई, रिसर्च और ई लर्निंग का लाभ उठा सकते हैं। इस लाइब्रेरी में पुरानी और नई तकनीक का मेल देखने को मिल रहा है। लाइब्रेरी से छात्र छात्राओं को पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक तकनीकी शिक्षा भी मिल पा रही है। दुर्लभ और ऐतिहासिक किताबों के साथ साथ डिजिटल संसाधन, ई लर्निंग मटेरियल, ऑनलाइन जर्नल्स और डिजिटल रीडिंग टेबल की सुविधा। लाइब्रेरी को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। लाइब्रेरी सदस्य मोबाइल या लैपटॉप के जरिए भी ई बुक्स और रिसर्च मटेरियल को एक्सेस कर सकेंगे। जी, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम लोगों ने, आपको जैसा कि मालूम होगा कि नगर निगम गोरखपुर बहुत पुरानी लाइब्रेरी थी, तो उसकी स्थिति कुछ खराब हो गई थी। बट स्मार्ट सिटी में हमने नया प्रोजेक्ट लेकर के उसको पूरा जो है रिजोनेट किया है और अब पूरी एक नई लाइब्रेरी बनी है, जो डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पे काम कर रही है। वहाँ पे कंप्यूटर, नेट की भी सारी व्यवस्थाएं हैं और काफ़ी पुरानी और काफ़ी ज़्यादा पुस्तकें वहाँ पे अवेलेबल है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, रिसर्च करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगी। वो सब सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं और काफ़ी बच्चे जो है अब लाइब्रेरी में आ रहे हैं और वहाँ की लाइब्रेरी की सुविधाओं का जो है वो लाभ उठा रहे हैं। गोरखपुर में 100 वर्षों से अधिक की ये ज्ञान यात्रा डिजिटल आयाम की ओर बढ़ रही है। लाइब्रेरी के खुलने से परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नगर निगम की इस लाइब्रेरी में सिर्फ 500 रुपए में पूरे 1 साल के लिए सदस्यता दी जा रही है, जो निजी लाइब्रेरी की तुलना में काफी सस्ती है। पहले जहां प्राइवेट लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए 1000 से 1200 रुपए
प्रति माह तक खर्च करने पड़ते थे, लेकिन यहाँ 500 रुपए में साल भर की सुविधा मिल रही है। बदलाव की कड़ी स्टार्ट हो चुकी थी बहुत पहले से ही, और बदलाव ऐसे होते रहने चाहिए। काफ़ी थैंकफुल हूँ मैं नगर निगम के इस इनिशिएटिव में, जिसका भी ये प्लान था, काफ़ी अच्छा है और सराहनीय है। जो लड़के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के हों, उनके पास एक प्राइवेट स्पेस होना चाहिए या फिर ऐसी जगह जहाँ पे वो स्टडी कर सकें। तो उसके लिए आप या तो प्राइवेट जाते हैं जहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है, 1000 से ऊपर हो जाती है फीसें, और ये आपको उसके आधे प्राइजेस में आपको पूरे साल के लिए रहता है, यानी 500 पूरे साल का फीस है, जो कि बहुत जेन्युइन है, कोई बच्चा अफोर्ड कर सकता है। तो प्राइस की रेशो से बहुत अफोर्डेबल है। बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, वो बहुत मिनिमम फीस में आके इस लाइब्रेरी का सुविधा का जो यहाँ पे मिल रही है उसका वो उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए हम फी की बात करें तो अगर हम प्राइवेट लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ पे मिनिमम 1000 से ऊपर ही शुरुआत होती है, और यहाँ पे आप मंथली मिनिमम नियर अबाउट 41 से 42 रुपीज़ दे के मंथली हम यहाँ पे अपना जो भी है सुविधाएं हम उसका ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ हम अगर चाहते हैं डिजिटल एक्सेस लेना तो कुछ सिस्टम्स भी यहाँ पे उपलब्ध है जिसपे हम अपना डिजिटल एक्सेस भी ले सकते हैं। इसके साथ बहुत सारी यहाँ पे बुक्स भी हैं जिसको हम रीड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पहल है, चूँकि हम मुख्यमंत्री जी के शहर में हैं और इस शहर में ऐसे पहल का होना हमारे लिए गर्व की विषय है। क्योंकि सर हमारी यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को मिलता है, वहाँ पे वो बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सुविधाएं यहाँ पे हैं जैसे लाइक एसी रूम होना या फिर 4 कैमरों की निगरानी में रखना, शायद ये सब सुविधाएं इसको और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। अभी नया खुला है और तुरंत हम लोग को पता भी चला, हम लोग ने ज्वाइन किया बिना किसी दिक्कत के, और 500 में 1 साल के लिए तो काफ़ी अच्छा, हम लोग के लिए नज़दीक में पड़ता है, कोई और भी समस्या नहीं है। लाइब्रेरी की सुविधाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं, अब उसे भी समझ लेते हैं। नई सदस्यता के लिए पहचान पत्र, एक फोटो और 500 रुपए सालाना शुल्क देना होगा। लाइब्रेरी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। हर दूसरे शनिवार और सभी रविवार को लाइब्रेरी बंद रहेगी। सर बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यहाँ पे सीट लिमिट है, तो ऐसे बहुत 300-400 नंबर ऐसे आ चुके हैं जो हम लोग को कॉन्टेक्ट में दिया गया है कि मैम जैसे ही लाइब्रेरी में सीट खाली होता है हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। बाकी सर 1 साल का 500 फीस है, और ऐसे आप प्राइवेट लाइब्रेरी में जाएंगे तो महीने का आपको 500 देना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 साल का 500 फीस है। गोरखपुर की ये ऐतिहासिक धरोहर अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डिजिटल संसाधनों के साथ भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करेगी। राज्य के हर जिले में राजकीय जिला पुस्तकालय मौजूद है, जो शिक्षा और अनुसंधान के लिए शानदार संसाधन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐतिहासिक और प्रमुख सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, साथ ही उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अलीगढ़ की मौलाना आजाद लाइब्रेरी, रामपुर रजा लाइब्रेरी और लखनऊ की अमीर उद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, प्रयागराज का भारती भवन पुस्तकालय ये देश के सबसे पुराने सार्वजनिक पुस्तकालयों में से एक है। सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत लगभग सभी जिलों में राजकीय जिला पुस्तकालय संचालित। लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में राज्य की पहली ब्रेल लाइब्रेरी भी मौजूद। यूपी सरकार द्वारा पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई और प्रयास भी किए जा रहे हैं। स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य, स्कूलों और कार्यक्रमों में फूलों के गुलदस्ते की जगह पुस्तकें भेंट करने की परंपरा। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों में पुस्तकालयों को किया जा रहा है विकसित। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण को दिया जा रहा बढ़ावा। प्रत्येक ग्राम पंचायत और वार्ड में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की भी चल रही है योजना। लाइब्रेरी का उद्देश्य छात्रों में पठन संस्कृति को मजबूत करने के साथ ही सुशिक्षित समाज का निर्माण है, जिस दिशा में प्रदेश सरकार के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। गोरखपुर की आधुनिक लाइब्रेरी की पहल से शहर में अध्ययन की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और गोरखपुर का यह ऐतिहासिक पुस्तकालय ज्ञान का नया केंद्र बनकर उभरेगा। एटा का पटना पक्षी विहार अब रामसर साइट में शामिल हो गया है, जिससे पर्यावरण बचाने की कोशिशों को वैश्विक मान्यता मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। नीला गगन, गीत गाते पक्षियों का चमन, हरियाली का नजारा, कलकल करती जलधारा, धरती की नमको बेजुबानों का आशियाना।
ये आबो हवा और मिट्टी जहां सांस लेती खुद प्रकृति। प्रकृति की ये नम सुरक्षित गोद उत्तर प्रदेश की है, जहां जैव विविधता फल फूल रही है। पर्यावरण और आर्द्र भूमि संरक्षण के प्रति सरकार के प्रयासों की मजबूत जड़ें प्रदेश की धरती को हर वो तत्व पहुंचा रही हैं जो आज के समय की जरूरत भी है और मांग भी। प्रदेश की न सिर्फ जैव विविधता बल्कि पर्यावरण बचाने की कोशिशों को वैश्विक मान्यता मिली है। घुंघरू और घंटे की ध्वनि से गूंजते एटा जिले के पटना पक्षी विहार को रामसर साइट में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदेश की इस उपलब्धि पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए खुशी जताई और लिखा कि एटा स्थित पटना पक्षी अभयारण्य के रामसर स्थल घोषित होने पर वहां की स्थानीय जनता तथा आर्द्र भूमि संरक्षण के प्रति समर्पित सभी लोगों को हार्दिक बधाई। ये मान्यताएं जैव विविधता के संरक्षण और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती है। ये आर्द्र भूमियां असंख्य प्रवासी और स्थानीय प्रजातियों के लिए सुरक्षित आवास के रूप में निरंतर फलती फूलती रहें, यही कामना है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता निरंतर वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रही है। एटा के पटना पक्षी विहार के रामसर साइट में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश में रामसर साइट में शामिल वेटलैंड की संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है। वर्ष 2014 में जहां देश में 26 रामसर स्थल थे, वहीं अब ये संख्या 98 हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में वेटलैंड्स के संरक्षण, पुनरुद्धार और उन्हें बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। यूपी के पास 12.42 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि वेटलैंड के अंतर्गत है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5.16% है। रामसर मान्यता मिलने से पटना पक्षी विहार में संरक्षण, पर्यटन और स्थानीय आजीविका के नए अवसर बन सकेंगे। इसके दीर्घकालिक संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन और प्रयासों से पटना पक्षी विहार को रामसर साइट में शामिल किया गया है और इससे एटा और एटा के आसपास के जो निवासी हैं निश्चित ही उनको यहाँ पर्यटन का अच्छा मौका मिलेगा और जगह काफी अच्छी है, आप भी देख के आइए। हाँ, पर्यटन के रूप में विकसित होगा तो रोजगार के संभावना और अवसर विकसित होगा। एटा में 108.86 हेक्टेयर में फैला पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश की सबसे समृद्ध छोटे वेटलैंड्स में से एक है। ये दलदली भूमि हर साल सर्दियों के मौसम में देश विदेश से आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है। 1990 में इस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया था। इसका नाम एटा जनपद की जलेसर तहसील के पटना गांव के नाम पर रखा गया था। ये कुल 178 प्रजातियों के पक्षियों का आश्रय स्थल है। यहाँ जलीय पौधे समेत वनस्पतियों की 252 प्रजातियां पाई जाती हैं। क्षेत्रीय रूप से विशिष्ट और संवेदनशील प्रजाति मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास भी है। जलीय पक्षियों के संरक्षण के लिहाज से भी पटना पक्षी विहार का विशेष महत्व है। इसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्था बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया है। एटा के पटना पक्षी विहार के रामसर साइट में शामिल होने के बाद अब यूपी में वेटलैंड्स की संख्या 11 हो गई है। पटना पक्षी विहार से पहले किन किन वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया था, उस पर भी एक नजर डाल ले। तो देखा आपने केंद्र की योजनाओं और योगी सरकार के प्रयासों से कैसे यूपी तरक्की के नए आयाम छू रहा है। एक और विरासत को यूपी संजो रहा है, वहीं विकास के नए सिरे गढ़ रहा है। अब वो समय दूर नहीं है कि जब यूपी अपने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को जल्द ही हासिल कर लेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।